तो वी आर स्टडिंग मॉडर्न इंडिया। हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे थे और आधुनिक भारत में इन मॉडर्न इंडिया वी हैड स्टार्टेड फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ मुगल के पतन से प्रारंभ किया था। मुगलों का पतन हुआ। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स राइज ऑफ रीजनल पावर्स, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। एंड आफ्टर दैट क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के बाद क्या होता है, ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है। यूरोपियंस कैम इन इंडिया, यूरोपियन भारत आए और उसमें सर्वोच्चता स्थापित हुई, ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हुई। ब्रिटिश सुप्रीमेसी वाज एस्टेब्लिश्ड। यूरोपीय व्यापारियों को पराजित करने के बाद, मेनली फ्रांस को पराजित करने के बाद, अंग्रेजों ने देखा कि यहां भारत में उनकी चुनौती कौन है। मुगल वेयर नॉट पावरफुल, मुगल शक्तिशाली नहीं थे। देन रीजनल पावर्स वेयर पावरफुल, तो क्षेत्रीय शक्तियां शक्तिशाली थी, तो क्षेत्रीय शक्तियों को हराया। अलग अलग उनको हराना आसान था। देयर वॉज नो एनी सेंट्रल पावर, कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। बंगाल को पराजित करके भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है। जब ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है तो फ्रॉम 19 सभी को गुड मॉर्निंग। सभी जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। स्टार्ट में मैं चीजों को बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उसके बाद फिर 25 क्वेश्चंस हैं। देखता हूं कि 25 क्वेश्चंस में कितने आप लोग करेक्ट करते हैं। क्लियर? तो सारे लोग विनीता मिश्रा, नीतू सिंह, पूजा कुमारी, आलोक कुमार, कनक, दिशंक झा, मिस्टर शहजाद, प्रियंका शाह, पूजा कुमारी, दिलशान कुमार यादव। चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और वी हैड स्टार्टेड मॉडर्न इंडिया, हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया शुरू किया था। और मॉडर्न इंडिया में आज का जो सेक्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस से लॉर्ड मिंटो तक का काल है। चूंकि बार्लो और मिंटो का काल छोटा छोटा है, उसमें ज्यादा कोई घटनाक्रम नहीं है, तो मेनली हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली को आज। और उसके बाद तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड क्या है, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना। भारत में ब्रिटिश शासन समझना है, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 10 से 15 मिनट भारत में ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन कब से कब तक है? 1757 टू 1757 से 1947। इसके दो भाग हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ दिस पार्ट। एक तो क्या है 1757 टू 1757 से 1858 1858। दूसरा है 1858 से 1947 1947। ये है कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, रूल ऑफ द कंपनी। और यहां क्या है, यहां है संसद का शासन, रूल ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का शासन, संसद का शासन। क्लियर? रूल ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखेंगे कि कंपनी के शासन के साथ साथ यहां आप देखेंगे कंपनी के शासन के अधीन बंगाल में ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश होती है, तो बंगाल का गवर्नर बनता है। यही गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। और यही गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल भी बन जाता है। तो बंगाल का गवर्नर, यहां हम लोगों को पढ़ना है गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, और तीसरा भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। और इसी में आप देखेंगे जब संसद के शासन की स्थापना होती है तो भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल और वाइसराय, और वाइसराय हैं, वाइसराय। और बाद में
भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल और क्राउन का प्रतिनिधि, और क्राउन का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, क्राउन का प्रतिनिधि। एकदम दिमाग में बैठाते जाइए एक एक चीज को, पूरा कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं। मॉडर्न इंडिया विथ कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। फ्रॉम 1757 टू 1858 रूल ऑफ द कंपनी, फ्रॉम 1858 टू 1947 रूल ऑफ द पार्लियामेंट। देयर आर टू पार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश शासन के दो भाग हैं, कंपनी का शासन, संसद का शासन। कंपनी के शासन के अधीन 1757 से 1774 तक बंगाल के गवर्नर हैं। बंगाल के गवर्नर को एक नया नाम दिया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट से। बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं 1835 तक, और 1835 में 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार, 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार, 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है। 1833 टू 1858, 1858 में 1858 में गवर्नर जनरल को एक नया नाम दिया जाता है। गवर्नर जनरल हैड गिवन अ न्यू नेम। मतलब यह कि जब यहां शासन करेंगे गवर्नर जनरल के नाम से, जब ब्रिटेन में रिपोर्ट भेजेंगे तो वो वाइसराय के नाम से भेजेंगे। यही अंतर है 1858 से 1935। 1935 में जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया तो वाइसराय पद समाप्त कर दिया गया, अब इसको क्राउन का प्रतिनिधि कर दिया गया। 1935 से 1947 में हमें आजादी मिली, लेकिन फिर भी गवर्नर जनरल पोस्ट जो खत्म होता है वो 1950 में खत्म होता है। हम लोग ये ब्रिटिश रूल में देख रहे हैं। ब्रिटिश रूल खत्म हो गया 1947 में, ब्रिटिश शासन खत्म हो गई 1947 में, लेकिन 1947 के बाद क्या हो रहा है, क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अच्छा, चलिए, आप लोगों की परेशानी है, जिन लोगों को स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो अपने मोबाइल के सेटिंग में जा करके क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। चलिए, आज फिर 25 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन में देखता हूं कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही होते हैं। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बंगाल के गवर्नर को देख लिया था। आज बंगाल का गवर्नर जनरल हम लोग देखेंगे, और बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत आज हम लोग को पढ़ना है, पहला था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कौन आता है, कॉर्नवालिस आता है। कॉर्नवालिस के बाद कौन आता है, सर जॉन शोर आता है। सर जॉन शोर के बाद कौन आता है, लॉर्ड वेलेजली आता है। लॉर्ड वेलेजली के बाद जो है देखिएगा दोबारा कॉर्नवालिस आता है, लेकिन इसकी डेथ हो जाती है। कॉर्नवालिस के बाद बार्लो आता है, ये कार्यवाहक है, और इसके बाद मिंटो है, लॉर्ड मिंटो। यही मिंटो प्रथम है। तो इतने को हम लोगों को पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे 1774 से, अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग्स तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये 85 तक। आज हम लोग कॉर्नवालिस से पढ़ेंगे 1786 से 93। अच्छा, बीच में एक चीज याद रखिएगा, यहां बीच में मैकफरसन भी है, कार्यवाहक में मैकफरसन है, ये वर्किंग में है 85-86 में। एक्चुअली कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल नहीं बन रहा था, बोल रहा था कि वॉरेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बना था तो गवर्नर जनरल की एक परिषद होती थी, उस परिषद में 4 मेंबर होते थे, निर्णय बहुमत से लेना पड़ता था। गवर्नर जनरल नहीं भी चाहता था तो भी 3 आदमी अगर मिल जाते थे परिषद के तो वही चलता था। कॉर्नवालिस ने कहा कि हमको वीटो पावर दो, परिषद माने चाहे नहीं माने, अगर हम मानते हैं तो उसको होना चाहिए। इसके लिए एक्ट ऑफ 1786 लाया गया, 1786 का एक्ट लाया गया, और कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया, और कॉर्नवालिस को जो सुप्रीम कमांडर, सर्वोच्च सेनापति की भी शक्ति दी गई। तो ये 1786 में है। 1793 से 1798 तक सर जॉन शोर है। याद रखिएगा, कॉर्नवालिस के साथ जेम्स ग्रांट था और सर जॉन शोर था।
इन दोनों की सहायता से अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था कॉर्नवालिस ने। सर जॉन शोर के बाद लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805, 1805 में बनाया गया कॉर्नवालिस को, लेकिन कॉर्नवालिस की मृत्यु हो जाती है गाजीपुर में। गाजीपुर में एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। अब एक की हत्या हुई, बाद में देखेंगे, लॉर्ड मेयो की हत्या हुई, इसकी मृत्यु हो जाती है 1805 में। इसके बाद 1805 से 7 तक कार्यवाहक में बार्लो है, और 1807 से 13 तक कौन है, तो मिंटो है। तो ये जो है इतना पॉइंट आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। चलिए ठीक है, तो इस पे अभी हम लोग पढ़ेंगे और एमसीक्यू देखेंगे। देखता हूं कि एमसीक्यू में कितने सही होते हैं। फटाफट बाकी लोगों को ये कर दीजिए, शेयर कर दीजिए लिंक को, कि ताकि बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर सके एमसीक्यू में। 25 क्वेश्चन है कॉर्नवालिस से लेकर के मिंटो तक। कॉर्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त के लिए भी जाना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त को ही जमींदारी बंदोबस्त कहते हैं, वो जमींदारी बंदोबस्त को ही इस्तेमारी बंदोबस्त कहते हैं। 3 नामों से जाना जाता है। तो कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि के लिए जाना जाता है, सहायक संधि के लिए जाना जाता है, सब्सिडियरी अलायंस के लिए जाना जाता है। सब्सिडियरी अलायंस वेलेस्ली और परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस, ये 2 देखेंगे। और इसके बाद मिंटो के काल में अमृतसर की संधि होती है रंजीत सिंह के साथ। बार्लो के समय में बेल्लौर का विद्रोह होता है। और सबसे ज्यादा कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस संहिता लाया, प्रांतीय स्तर पर न्यायालय की स्थापना की। कॉर्नवालिस का काम ज्यादा है। कॉर्नवालिस जब भारत आता है, कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा की स्थापना की। कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त हुआ। कॉर्नवालिस के समय में कॉर्नवालिस कोड आया, प्रांतीय न्यायालय की स्थापना की गई, मोबाइल कोर्ट की स्थापना की, घूम घूम करके निर्णय दिया जाता था, मोबाइल कोर्ट की स्थापना की गई। कॉर्नवालिस ने ढेर सारा काम किया। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, लॉर्ड वेलेस्ली थोड़ा सा साम्राज्यवादी था, इसी ने मैसूर युद्ध, अंतिम मैसूर युद्ध में फिर मैसूर को मिला लिया था ब्रिटिश भारत में। चलिए तो आगे हम लोग करते हैं, तो क्वेश्चन पे चला जाए। रेडी हो गए सारे लोग? फटाफट। सर नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे चीजों को देख रहा हूं, कॉपी पेस्ट ये क्या मतलब हुई। और इसके अलावा एक चीज देख लीजिए कि आप लोग जितने भी कमेंट करते हैं, कमेंट यहाँ लोग देखते हैं, जहां जरूरत पड़ती है मुझे इन्फॉर्म करते हैं, मुझे इशारा कर देते हैं, उस हिसाब से मैं रिप्लाई भी करता हूं। तो आप लोग जो भी कमेंट करते हैं थोड़ा सोच समझ के किया कीजिए। और चलिए, तो ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ होना चाहिए। और तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपस में चैट में बात मत कीजिए, यहाँ फोकस कीजिए। चलिए, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से लॉर्ड मिंटो, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कॉर्नवालिस का कार्यकाल क्या है। बहुत ही आसान सा सवाल। कॉर्नवालिस का कार्यकाल क्या है? ऑप्शन 1 है 1772 से 1885, 1786 से 1793, 1793 से 1908 और 1798 से 1805। कॉर्नवालिस का काल। चलिए, मैक्सिमम आंसर जो आ रहे हैं, बी आंसर आ रहे हैं। 1 का बी, ज्यादातर बी कर रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है। पिछला क्लास जो जिन लोगों ने किया है तो वो उन लोगों को याद होगा 1772 से 1785 तक कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और 1785-86 में एक व्यक्ति है और वो है मैकफर्सन, कार्यवाहक है मैकफर्सन। मैकफर्सन कार्यवाहक है, वर्किंग है, कार्यवाहक है। और ये कार्यवाहक इसीलिए है कि मनाया जा रहा है कॉर्नवालिस को मनाया जा रहा है कि गवर्नर जनरल बन जाइए। बोल रहा है नहीं बनेंगे, बन जाइए, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और इसी में 1786 का एक्ट पास होता है। कॉर्नवालिस को 2 पावर मिलता है, एक सर्वोच्च सेनापति की शक्ति मिलती है और दूसरा मिलता है को उसको वीटो पावर मिलता है, वीटो पावर। और तो 1786, जिन जिन लोगों ने बी आंसर दिया है सही आंसर है 1786 से 1793, ये है कॉर्नवालिस का काल। अच्छा, याद रखिएगा आज की क्लास इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर अस्थायी बंदोबस्त से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
लगभग सभी एग्जामिनेशन में देखिएगा सहायक संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं। कॉर्नवालिस और वेलेस्ली आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन इजी था, लॉलीपॉप था, सबने उत्तर दे दिया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कॉर्नवालिस के काल में कौन सा युद्ध हुआ? चलिए फटाफट रिप्लाई कीजिए। कॉर्नवालिस के काल में कौन सा युद्ध हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा एंग्लो मैसूर वॉर कॉर्नवालिस के काल में हुआ था? फटाफट उत्तर दीजिए। तो इसमें दो चीजें देखना होगा, एक तो कॉर्नवालिस का कार्यकाल देखना होगा, दूसरा देखना होगा तो चलिए उत्तर लग रहा है कि थर्ड एंग्लो मैसूर, सी थर्ड एंग्लो मैसूर। तो आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो पहला दूसरा क्वेश्चन काफी आसान था। प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ था 1767 से 69। देखिए इस सेशन में आपको ये भी याद कर लेना जो ऑप्शन मैं बता रहा हूं, क्योंकि 1767 से 69 प्रथम युद्ध है। दूसरा है 1780 से 84, 80 से 84। तीसरा है 1790-92, 1992। और चौथा है 1799। और कॉर्नवालिस का कार्यकाल है 1786 से 93। तो इस बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। सी जवाब बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 थर्ड में है, कॉर्नवालिस के कार्यों में कौन सा शामिल नहीं है? Which one is not included in the work of कॉर्नवालिस? चलिए धीरे धीरे क्वेश्चन हार्ड हो रहा है। तो पहला है कंपनी में सिविल सेवा की शुरुआत, दूसरा अस्थायी बंदोबस्त, तीसरा है मोबाइल कोर्ट की स्थापना और चौथा है 1793 का चार्टर एक्ट। देखें आप क्या जवाब देते हैं। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। तो यहां 4 ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन भी आपके पास है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज इन कंपनी, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है और अस्थायी बंदोबस्त को ही इस्तेमारारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस्तेमारारी बंदोबस्त देखिए ज्यादातर जवाब आ रहे हैं डी और ई जवाब आ रहा है, डी और ई। ये वीरेंद्र शर्मा सी बिल्कुल गलत आंसर, चांदनी कुमारी सी बिल्कुल गलत आंसर, पूजा कुमारी सी बिल्कुल गलत आंसर। चलिए डी और ई का चक्कर है तो इसी में है। तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस का कार्यकाल कितना है? 1786 से 93, 86 से 93। स्वाभाविक बात है 93 भी इसी का कार्यकाल है। और इसके कार्यकाल की अंतिम घटना है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का जो चार्टर एक्ट है इसकी दो बातें हैं। एक तो ये चार्टर एक्ट 20 साल का है, 20 वर्ष का चार्टर है। इससे पहले 15-15 साल का चार्टर होता था, ये 20 साल का चार्टर है। और दूसरा है कि इसके द्वारा भारतीय राजस्व से ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वेतन दिया जाने लगा। ये 2 पॉइंट यहां से आता है और ये कॉर्नवालिस के काल की अंतिम घटना है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जा रहा है? आंसर ई हो जा रहा है। आंसर ई हो जा रहा है। तो जिन जिन लोगों ने ई आंसर दिया सही आंसर है और डी आंसर वाले गलत आंसर दे रहे हैं। चलिए तो फटाफट इसका आंसर, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। सिविल सेवा की शुरुआत सबसे पहले कॉर्नवालिस ने किया। कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त आया। अस्थायी बंदोबस्त को ही जमींदारी बंदोबस्त, इस्तेमारारी बंदोबस्त कहते हैं। मोबाइल कोर्ट की स्थापना, मोबाइल कोर्ट मतलब घूम घूम करके निर्णय देना, मतलब कि आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट आपके पास आ जाएगा, जो अभी नया कॉन्सेप्ट है। अभी फिर से इस चीज को लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिएगा कभी कभी आप लोग को पता होगा ना, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग विषम परिस्थितियों में पटना में भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में इसी को मोबाइल कोर्ट कहते हैं कि मोबाइल कोर्ट घूम घूम करके निर्णय देगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो जिन जिन लोगों ने ई आंसर दिया सही आंसर दिया। अगला क्वेश्चन है कॉर्नवालिस को वीटो शक्ति प्रदान कर गवर्नर जनरल बनाने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? ये तो सबका सही होना चाहिए, सबका सही होना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, 1786 का एक्ट, चार्टर एक्ट 1793। तो कौन सा आया? गवर्नर जनरल बनाने के लिए वीटो शक्ति, वीटो पावर, मतलब गवर्नर जनरल। देखिए गवर्नर जनरल जो भी निर्णय लेते थे, याद रखिएगा गवर्नर जनरल जो भी निर्णय लेते थे तो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, 4 मेंबर होते थे।
लेकिन चारों मेंबर में अगर 3 मेंबर मिल जाते थे तो वारेन हेस्टिंग्स को काम करने नहीं दिया, तो इसने कहा कि हमें वीटो शक्ति चाहिए, चाहे परिषद चाहे नहीं चाहे, हम चाहेंगे तभी होगा। तो ये वीटो पावर, यानी कि परिषद के निर्णय को रिजेक्ट करने की पावर, तो ये मिला कब? तो ये मिलने के बाद ही ये गवर्नर जनरल बना। गवर्नर जनरल कब बना? 1786 में। 1786 का एक्ट। जिन जिन लोगों ने सी आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया। चलिए, तो 17 सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। तो सी, आज लगता है 25 में 25 कुछ लोग मारेंगे, तो 4 का आंसर हो गया सी। 5 नंबर पे चलते हैं। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1793 में पहला 20 वर्षीय चार्टर एक्ट, पहला 20 वर्षीय चार्टर एक्ट 1793 है। और पहला 15 वर्षीय चार्टर एक्ट 1600 ईस्वी के चार्टर के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? Which one is wrong? Which statement is false regarding the permanent settlement in Bengal? इसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसमें जमींदार भूस्वामी होते थे, इसमें रैयतों के अधिकार का अंत हुआ, इसे 1790 में अस्थायी रूप से लागू कर दिया गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जमींदारी सेटलमेंट। जमींदार्स वेयर लैंडलॉर्ड्स इन दिस द राइट्स ऑफ रैयत, रैयत मतलब होता है किसान, फार्मर्स, रैयत केम टू एन एंड, इट वाज इम्प्लीमेंटेड परमानेंटली इन 1793। चलिए दीजिए जवाब। ई कुछ लोगों का डी आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का डी आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का ई आंसर हो रहा है, या तो डी या तो ई। देखते हैं कि डी और ई में क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हैं। चलिए पहला तो सही है कि इसे जमींदारी बंदोबस्त कहते हैं। इस पे मैंने पहले भी कहा था, इसको इस्तेमारी बंदोबस्त कहते हैं, इसको जमींदारी बंदोबस्त कहते हैं, इसको अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं। तो ये पहला सही है। दूसरा, इसमें जमींदार भूस्वामी होते थे, ये भी सही है। अच्छा, तीसरा है इसमें रैयतों का अधिकार का अंत हुआ, किसानों का अधिकार का अंत हुआ, ये भी सही है। चौथा, ये गलत है। जिन जिन लोगों ने डी आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया। याद रखिएगा 1790 में इसे लाया गया 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए लाया गया था, और 1793 में इसको अस्थायी कर दिया गया था, परमानेंट कर दिया गया था, परमानेंट सेटलमेंट। तो जिन जिन लोगों ने डी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो याद रखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त को 1790 में 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था, और 1793 में इसको अस्थायी कर दिया गया था। आगे चलने से पहले एक और पॉइंट बताऊंगा मैं, ध्यान रखिएगा, लास्ट में मैं बताऊंगा अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित, जहां लोगों को पता नहीं है। एक्चुअली सर जॉन शोर और ग्रांट 2 व्यक्ति थे गवर्नर जनरल की परिषद में, और दोनों का जो मानना था, गवर्नर जनरल के असिस्ट कर रहे थे, दोनों का अलग अलग मानना था। जेम्स ग्रांट के एक बात को माना गया, एक बात शोर को माना गया। तो उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त को किस क्षेत्र के आसपास लागू किया गया? बहुत ही आसान सा सवाल, फटाफट उत्तर दीजिए। तो बंगाल। अच्छा, शक्ति कुमार नेगी, बी चेक कीजिए। बी क्या था भाई? 5 का बी ना, तो 5 का बी, हाँ सही था। जमींदार भूस्वामी थे, बिल्कुल सही है। उस पर इसीलिए मैंने कहा ना, लास्ट में देखिएगा, लास्ट में बताऊंगा उसके बारे में। जमींदार भूस्वामी थे। ग्रांट नहीं मानता था, ग्रांट बोलता था कि जमींदार को केवल जो है कलेक्शन करने वाला, संग्रह करता रहने दिया जाए, मालिक नहीं बनाया जाए। सर जॉन शोर बोला था मालिक बना दीजिए, वो अपना कलेक्ट करके देगा। और यही चीज है, ये चीज हम लोग लास्ट में देखेंगे। चलिए इसका जवाब दीजिए, बहुत आसान सा सवाल है। बंगाल, पंजाब, मद्रास और बंबई। इसमें कुछ और पॉइंट बताऊंगा। तो मैक्सिमम लोगों का सही आंसर आ रहा है। चलिए, जिन जिन लोगों ने ए आंसर दिया है, सही आंसर है अस्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त। ये बंगाल और उसके आसपास लागू किया गया, असम के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया, या बंगाल और उसके आसपास लागू किया गया। पंजाब में किया गया था महालवाड़ी, पंजाब और उसके आसपास महालवाड़ी। महाल मतलब गांव होता है, पूरे गांव को मालिक बना दिया था। मद्रास और बंबई में रैयतवाड़ी, मद्रास और बंबई में, असम के कुछ क्षेत्र में रैयतवाड़ी। याद रखेंगे, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त
कॉर्नवालिस। और ये जो है सो रैयतवाड़ी जो लागू किया गया था जेम्स रीड ने किया था, बाद में मुनरो और एल्फिंस्टन है। मुनरो ने मद्रास में लागू किया, एल्फिंस्टन ने बंबई में लागू किया गया था। और रीड के द्वारा जो शुरू किया गया था वो मद्रास के पास ही एक जगह है 12 महल, वहां किया था स्टार्ट। चलिए आगे देखते हैं। और महलवाड़ी जो है वो पंजाब और उसके आसपास। 6 का जो भी आंसर ए दिए सही दिए। 7 नंबर अस्थाई या जमींदारी बंदोबस्त में जमींदार का हिस्सा कितना होता था। चलिए इसका देखते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। जमींदारी अस्थाई या जमींदारी बंदोबस्त में जमींदार का हिस्सा कितना था? 1/10, 9/10, 2/10, 2/11। अब देखिए हालांकि वैरी करता है और वैरी करता है, लेकिन इसके बावजूद इसमें आंसर छिपा हुआ है। फटाफट दीजिए। देखिए जमींदारी बंदोबस्त में क्या किया गया, जमींदार को मालिक बना दिया गया। बोला गया कि तुम कलेक्ट करो, और कलेक्ट करके और हमको दो हिस्सा। कितना हिस्सा दो? तो इस पर देखिए, हाँ मैक्सिमम लोगों का सही आंसर आ रहा है। जिन जिन लोगों ने यहां पर आंसर दिया है ए, बिल्कुल सही आंसर है। एक चीज याद रखिएगा, याद रखेंगे 9, 10 और 11 का कॉन्सेप्ट है। क्या मतलब है? जितना कलेक्शन होता था उसको कहीं कहीं 9 भागों में बांटा जाता था, कहीं कहीं 10 भागों में, कहीं कहीं 11 भागों में बांटा जाता था। अगर 9 में बांटा जाता था तो 1/9, 1/9 या किसान ये जमींदार का, और 8/9 अंग्रेजों का। अगर 10 भाग में बांटा जाता तो 1/10 जमींदार का और 9/10 अंग्रेजों का। अगर 11 है तो 1/11 जमींदार का और 10/11 अंग्रेजों का। तो इसीलिए यहां के अनुसार सही जवाब होगा 1/10, 1/10। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। जैसे कुछ किताबों में आप देखेंगे कि 1/9 भी दिया रहता, 8/9 भी दिया रहता। तो अबाउट अप्रोक्सीमेट 1/10 जमींदार का था। यानी 100 रुपया कलेक्ट करेंगे तो 10 जमींदार का, 90 अंग्रेज का। 1000 करेंगे तो 100 जमींदार का, 900 अंग्रेज का। यही था अस्थाई जमींदारी बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कॉर्नवालिस के कार्यों में क्या शामिल नहीं है? फिर से कॉर्नवालिस आ गया। अब फटाफट उत्तर दीजिए। ए में है न्यायिक कार्यों में सुधार। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इससे याद भी हो जाएगा आपको कि इसमें से कौन सा कार्य कॉर्नवालिस का है। तो न्यायिक कार्यों में सुधार, शक्ति का पृथक्करण, फौजदारी और दीवानी मामलों का पृथक्करण, प्रांतीय न्यायालय की स्थापना, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखता हूं कि कितने लोग सही जवाब देते हैं। आप लोगों को बोला था मैंने पढ़ने के लिए, और इसके लिए ये विस्तार से जो दिया हुआ BL ग्रोवर की किताब में। और बाकी मैंने कहा था कि बेसिक जो पढ़ना है, रंजीत सर की जो किताब है, तो वो सामान्य ज्ञान वाली, KBC नैनो वाली, उसको आप लोग एक बार बार स्टडी कीजिए, कई बार स्टडी कीजिए, तो आपका बेस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर देखें कि क्या आप लोग आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या? कॉर्नवालिस के कार्यों में कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? सर लूसेंट से पढ़ता हूं। लूसेंट से काम नहीं चलेगा। अगर लूसेंट पढ़ना है तो रंजीत सर वाली किताब में उससे बेहतर दिया हुआ है, उसको पढ़िए। ED, हाँ मेरा वाला नोट्स पढ़ते हैं तो वो तो सफिशियंट है, वो सफिशियंट है, वो काफी डेप्थ में। तब ये भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ग्रोवर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब उतना ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब उतने से काम निकल जाए। चलिए ज्यादातर लोगों का ई आंसर आ रहा है, और जिन जिन लोगों का आंसर ई आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए न्यायिक कार्यों में सुधार किया, कॉर्नवालिस कोड लाया, कॉर्नवालिस कोड लाया। इसके लिए जाना जाता है एक कानून का संहिताकरण, कानून को सिस्टमैटिक रूप दिया था कॉर्नवालिस ने। शक्ति का पृथक्करण कर दिया, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को अलग अलग तो किया ही साथ इसने फौजदारी मामला और दीवानी मामला को भी अलग किया। दोनों क्या है? क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। दीवानी मामला हो गया जमीन जाल से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित जो मामला होता है, पैसे से संबंधित मामला दीवानी होता है। फौजदारी होता है न्यायिक कार्य, यानी कि मारपीट से संबंधित। आप लोगों को बताया था ना द्वैध शासन क्लाइव ने लाया था, तो द्वैध शासन में दीवानी मामला अपने पास रखा पैसा कलेक्शन का, और बोला कि निजामत वाला अधिकार यानी कि न्यायिक कार्य, मारपीट करेगा उसका न्याय देना है तो वो नवाब के पास दे दिया। तो वही द्वैध शासन, दो शासन था। तो यहाँ द्वैध शासन नहीं है, यहाँ
दोनों का शक्ति का पृथक्करण है। और प्रांतीय न्यायालय की स्थापना, प्रांतीय स्तर पर न्यायालय की स्थापना की, मोबाइल कोर्ट की स्थापना की, ये सब कॉर्नवालिस का ही कार्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल कौन बना? चलिए फटाफट उत्तर दीजिए। जो लोग स्टार्ट से हैं वो सही आंसर देंगे, बाकी कंफ्यूजन। शक्ति कुमार नेगी, कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है भाई? चलिए तो सर ऑनलाइन बुक रंजीत सिंह के, रंजीत सर की मंगा सकते हैं, बिल्कुल मंगा सकते हैं। रंजीत सर की किताब ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप फ्लिपकार्ट या ये से भी अवेलेबल है, हाँ अमेजोन पर अवेलेबल है। चलिए तो आगे देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल कौन बना? तो आंसर क्या दे रहे हैं? बी आंसर दे रहे हैं आप लोग। ऑप्शन में है मैकफरसन, मैकफरसन, सर जॉन शोर, लॉर्ड बार्लो, रिचर्ड वेलेजली। तो बी बी बी। अब यहां थोड़ी समस्या है। यहां क्वेश्चन पूछ रहा है गवर्नर जनरल कौन बना, ये नहीं पूछ रहा है कि कार्यवाहक गवर्नर जनरल या परमानेंट गवर्नर जनरल, तो ये भी एक समस्या है। तो कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस का काल कब से कब तक है? कॉर्नवालिस का काल है 1786 से 93, और उसके बाद 1793 से 98, और 1798 से 1805, 1805। चलिए मैकफरसन कॉर्नवालिस के पहले है, 1785-86 में है, तो ए आंसर नहीं होगा। बी, मैक्सिमम लोगों ने बी आंसर दिया है, सही आंसर है। जिन जिन लोगों ने बी आंसर दिया सही है। सर जॉन शोर, इसका कार्यकाल 1793 से 1798 है। बार्लो का काल जो है ये 1805 से 7 है। वेलेजली का जो काल है 1798 से 1805 है। चलिए तो जिन जिन लोगों ने बी आंसर दिया सही आंसर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल क्या है? अब ये बच्चा वाला क्वेश्चन, सर आपका नोट्स कैसे मिलेगा? वो आप संपर्क करें मिशन 50 से, और जो टेलीग्राम चैनल पे भी शायद पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप हाँ कांटेक्ट करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए सही आंसर, लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल क्या है? 1772 से 85, 86 से 93, 93 से 98 और 98 से 1805। बार बार चर्चा हो गई है, इसमें तो बताना ही नहीं है। सब लोगों का सही आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो आगे बढ़ा जाए। इस क्वेश्चन, ये आसान सा क्वेश्चन था, लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल एकदम, लेकिन दिमाग में बैठा लीजिए। वॉरेन हेस्टिंग्स 72 से 85, वॉरेन हेस्टिंग्स। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मोर रिवीजन, मेरी क्लास में बहुत ज्यादा रिवीजन हो जाती है, तो रिवीजन कीजिए। 1772 से 85 वॉरेन हेस्टिंग्स है, 86 से 93 कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस है, 93 से 98 शोर है, सर जॉन शोर है, और तब वेलेजली कब से कब तक है? 98 से 1805 वेलेजली। तो चलिए तो आंसर डी। जिन जिन लोगों ने डी आंसर दिया सही आंसर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वेलेजली के काल की है? अब फटाफट उत्तर दीजिएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट बिलोंग टू वेलेजली पीरियड? थर्ड एंग्लो मैसूर, सेकेंड एंग्लो मराठा, फोर्थ एंग्लो मैसूर एंड थर्ड एंग्लो मराठा। चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। बहुत सारे लोग सी जवाब दे रहे हैं, तो इसको मैं बार बार बोलता हूं कि याद रखना है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब का है? 1792 का है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब का है? 1802 से 6 का है। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब का है? 1799 है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब का है? 1818 है, 1818। तो स्वाभाविक सी बात है। अब देखें क्या आंसर आप लोग कर रहे हैं। चलिए अब आंसर सही आ रहा है, सही आ रहा है। बीपीएससी का एग्जाम नजदीक है, तो जितने जितने वीडियो जो अभी बन चुके हैं इसको देख लीजिए। लगभग 10 से 12 क्लास में खत्म हो जाएगी मॉडर्न इंडिया।
15 अप्रैल तक हम लोग खत्म कर लेंगे, चूंकि 1 घंटा ही पर डे पढ़ना है तो टेंशन क्या लेना है। और थोड़ा सा 1 घंटा घर में आप थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, कुछ बुक पढ़ लीजिए और यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ज़्यादा समय नहीं है। और बाकी जितने भी शाम में बायोलॉजी का सेक्शन हो रहा है, पाठक सर कर रहे हैं बायोलॉजी का सेक्शन, अभिषेक पाठक सर, और रजनीश सर कर रहे हैं करंट अफेयर्स और मिसेलेनियस टाइप के कुछ चीजें। रजनीश सर मॉडर्न इंडिया वाली भी कुछ सेक्शन हो सकता है कि लेंगे। तो यहाँ हमारा प्रयास है, चूंकि हमारा ऑफिस आवर रहता है तो ऑफिस आवर में मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, तो उस बीच में जो बाकी शिक्षक हैं वो आपको जो है बाकी सब्जेक्ट्स, हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट के लिए बाकी लोग भी उपलब्ध रहे, तो आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिए मिशन 50 से। चलिए, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी दोनों सही है, क्योंकि वेलेजली का कार्यकाल कितना है, 1798 से 1805 है, तो इसमें बी और डी दोनों होगा। तो जिन जिन लोगों ने ई आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अच्छा, कोशिश करता हूं मैं कि आंसर इसमें आंसर बनाकर, चूंकि केवल पीडीएफ के साथ आंसर नहीं है तो हर पीडीएफ में आंसर जोड़ करके मैं उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम पर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वेलेजली द्वारा संपन्न हुआ? व्हिच वर्क वाज डन बाय वेलेजली? हाँ, अजीत जी की अभी गुड मॉर्निंग ही हो रही है, बहुत अच्छा। अभी 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए, द्वैध शासन, अब इसमें देखता हूं कि कितने सही आंसर देते हैं। द्वैध शासन, डायआर्की, अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, सहायक संधि, सब्सिडियरी ट्रीटी, व्यवगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बताइए, फटाफट बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। मैक्सिमम लोग सही आंसर दे रहे हैं, मैक्सिमम लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो सही जवाब क्या है, तो देखिए द्वैध शासन। द्वैध शासन कब से कब तक, द्वैध शासन किसने लाया था? क्लाइव ने लाया था। और इसको खत्म किया था किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको खत्म किया था। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के काल की घटना है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये डलहौजी की है, डलहौजी के काल में देखेंगे। तो सही जवाब सी है। जिन जिन लोगों ने सी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब दिया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया, तो सी। तो याद रखिएगा कि वेलेजली के द्वारा सहायक संधि, हालांकि सहायक संधि, पहली सहायक संधि बोला जाता है क्लाइव ने किया था, क्लाइव से भी पहले डुप्ले ने किया था। पहली सहायक संधि डुप्ले ने किया था, लेकिन सहायक संधि के नाम से सहायक संधि को पॉपुलर करने वाला जो व्यक्ति है वो वेलेजली है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे बंगाल टाइगर भी कहा जाता है? देखें कितने लोगों को पता है बंगाल टाइगर। तो बंगाल टाइगर के नाम से वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर और लॉर्ड वेलेजली। देखिए बंगाल टाइगर कौन है? जो गरज करके पूरे दबोच लेता है। ठीक है, तो कौन है? फटाफट उत्तर दीजिए। मैक्सिमम लोगों ने, कुछ लोग ई दे रहे हैं, ई गलत आंसर है। इन्हीं चारों में से हैं, ए गलत आंसर है, ए गलत आंसर है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने, याद रखिएगा इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को बंगाल टाइगर भी बोला जाता है। लॉर्ड वेलेजली इज ऑल्सो नोन एज बंगाल टाइगर, तो बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। फटाफट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? अब ये अक्सर क्वेश्चन देखिए, व्यवगत के सिद्धांत के अंतर्गत पहला राज्य किसे मिलाया गया और सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? ये क्वेश्चन अब तक का सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है। अगर ये नहीं जानते हैं तो फिर दिक्कत है आप लोगों के साथ। चलिए तो जवाब दीजिए। हैदराबाद, मैसूर, अवध, पेशवा। तो जवाब दीजिए। ए हैदराबाद। डी गलत है, डी गलत है, सी गलत है। चलिए तो मैक्सिमम लोग जो आंसर दे रहे हैं हैदराबाद सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा। तो सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद था। तो जिन जिन लोगों ने हैदराबाद दिया बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगले पे चलते हैं। वेलेजली ने सर्वप्रथम सहायक संधि कब किया? देखिए दोनों क्वेश्चन आ गया। अब कब किया? तो जैसे गवर्नर जनरल बनता है। चलिए तो इसमें देखते हैं कि आप लोग क्या आंसर देते हैं। 1798 ए 1798 बिल्कुल सही। हाँ, तो पहली सहायक संधि किसके साथ की गई थी? हैदराबाद के साथ। और कब की गई थी? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है
1798, जो भी सी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सहायक संधि किसके साथ किया गया था? हैदराबाद के साथ किया गया था। कब किया गया था? 1798 में किया गया था। फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल के बाद सर्वप्रथम गवर्नर जनरल का पद किसने संभाला था? अब देखता हूं जिसने शुरू से क्लास किया है उसको पता होगा, लेकिन वेलेस्ली के बाद कौन बना था गवर्नर जनरल? कॉर्नवालिस, बार्लो, मिंटो और लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखते हैं कि कितने लोग सही जवाब देते हैं। गलत भी हो सकता है, संभल के जवाब देना है। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कब से कब तक है? 1798 से 1805 है। 1805 से 7 बार्लो है। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 है और लॉर्ड मिंटो 1807 से 13 है। तो अब बताइए सही आंसर क्या होगा? चलिए सही आंसर क्या होगा? अब देखिए बी आंसर दे रहे हैं, बार्लो आंसर दे रहे हैं, बी आंसर दे रहे हैं। चलिए तो मैक्सिमम लोग फंस गए और इसका सही आंसर होगा ए। जो लोग भी बी दे रहे हैं गलत दे रहे हैं। मैंने बताया था 1805 में दोबारा कॉर्नवालिस आता है और कॉर्नवालिस की मृत्यु हो जाती है गाजीपुर में। गाजीपुर में मृत्यु हो जाती है। तो कॉर्नवालिस की दूसरा कार्यकाल था, यानी कि क्लाइव के बाद क्लाइव दोबारा गवर्नर बना था और कॉर्नवालिस दोबारा गवर्नर जनरल बना था। बिल्कुल जिन जिन लोगों ने ए आंसर दिया सही आंसर दिया। कॉर्नवालिस 1805 में आया और ऊपर चला गया। ठीक है, कौन गवर्नर जनरल बनाया गया ना, दोबारा आया था ना, गवर्नर जनरल दोबारा बनाया गया था। उसी में डेथ हो जाती है। तो डेथ हो जाती है तो बार्लो जो आया, बार्लो कार्यवाहक में आया था, वर्किंग में आया था, इसीलिए ना। और तब अगर देखा जाए तो वेलेस्ली के बाद कौन आया? तो कॉर्नवालिस की डेथ हो गई और तब गवर्नर जनरल जो बनता है वो मिंटो बनता है, अस्थाई। ये वर्किंग में है, ये बार्लो कार्यवाहक में है। अगला चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज कर पाएंगे, एक ग्रुप बना दिया गया है, बहुत जल्द आप लोगों को उसका लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। आप लोग उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा और उस ग्रुप में आप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल क्या है? तो लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल, अब ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन, ये तो सबका सही होना चाहिए। फटाफट उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए कि लॉर्ड मिंटो का काल 1805 to 7, 7 to 13, 1813 to 23, 23 to 28। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सब लोगों का सही जवाब आ रहा है। तो देख लेते हैं 1823 से 28 में एमहर्स्ट है, 1813 से 23 में लॉर्ड हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स है। और तब 5 से 7 में बार्लो है। तो सही जवाब क्या हो गया? बी। 7 से 13, जिन जिन लोगों ने बी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया। अगला 17 के बाद 18 नंबर पे वेल्लोर में सिपाही विद्रोह किसके काल में हुआ? अब देखते हैं कि कौन सही जवाब देते हैं। सही जवाब दीजिए। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह किसके काल में हुआ था? ए में वेलेस्ली, बी में बार्लो, सी में मिंटो प्रथम और डी में क्लार्क। चलिए देख दीजिए, सही जवाब दीजिए। बार्लो बी, कुछ लोग सी दे रहे हैं और सी भी उत्तर आ रहा है। चलिए बी या सी आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का बी आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर बार्लो सही आंसर है, बार्लो होगा। बार्लो के समय में कब की घटना है? 1806, 1806 की घटना है। अब बार्लो का कार्यकाल कितना है? 1805 से 7। बिल्कुल सही उत्तर बी दिया आप लोगों ने। 19 नंबर पे चलते हैं। लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल की कौन सी घटना है? अब देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। पहला है मोबाइल कोर्ट की स्थापना, दौरा कोर्ट की स्थापना। दूसरा है मराठों के साथ बसीन की संधि। तीसरा है सिंधिया के साथ सहायक संधि।
और चौथा है रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि। चलिए फटाफट उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, लॉर्ड मिंटो के काल की कौन सी घटना है? तो फटाफट फटाफट उत्तर दीजिए। ऑप्शन है, चलिए तो मोबाइल कोड की स्थापना। तो आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? आंसर दे रहे हैं डी डी डी, कुछ लोग ई दे रहे हैं, गलत आंसर दे रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर होगा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि। कब हुई? 1809 में हुई। 1809 में अमृतसर की संधि हुई। मिंटो का काल है 1807 से 13। और याद रखें मोबाइल कोड की स्थापना कार्नवालिस, कार्नवालिस मोबाइल कोड की स्थापना मराठों के साथ बसिन की संधि 1802। ये वेलेजली के समय की घटना है। वेलेजली, वेलेजली सिंधिया के साथ सहायक संधि वेलेजली, वेलेजली। चलिए तो सही आंसर होगा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। अगला रंजीत सिंह भी हम लोग को पढ़ना, फिर इसकी चर्चा करेंगे। जब सिख अभी करना है हम लोगों को, तो सिख करना है, सिख और मराठा में थोड़ा बताना है। अमृतसर की संधि कब हुई? ये तो आसान सवाल, इसका जवाब तो पहले ही दे दिया है। चलिए दीजिए सही जवाब। नेट ही आज नहीं चल रहा है, अब ये तो आपकी समस्या है भाई। बी बी सही आंसर है। चलिए इसको फटाफट हटाते हैं। ये बिल्कुल सब लोगों का इस पिछले क्वेश्चन में ही इसका आंसर हो गया है। अमृतसर की संधि कब हुई थी? गलत करेंगे तब तो ये इसको ब्लंडर कहेंगे। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो सारे लोगों का बी आंसर आ रहा है। तो बी 20 का बी 1809 ईस्वी, 1809। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? यह भी आसान सा सवाल है, इस पर चर्चा हो चुकी है। और थोड़ा सिविल सेवा के बारे में मैं बता दूंगा कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे हम लोग सही जवाब देंगे। चलिए अभी थोड़ा सा तुरंत 1 मिनट। चलिए तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? तो सिविल सेवा की शुरुआत जो हुई थी, पहली बात याद रखिएगा, सिविल सेवा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आगे भी सिविल सेवा पर चर्चा हम लोग करेंगे। सिविल सेवा की शुरुआत किया था इन चारों में से किसी एक ने। बाद में इसका भारतीयकरण किया था विलियम बेंटिक ने। फिर एग्जाम शुरू करवाया था डलहौजी ने। और उसमें जो है सो भारतीयों को रोकने के लिए उम्र घटा दिया था लिट्टन ने। तो इतना पॉइंट सिविल सेवा से याद रखना है। चलिए तो उस पर याद करेंगे कि शुरुआत जो किया था, हाँ मैक्सिमम सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बी आंसर होगा। लेकिन याद रखिएगा कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा की शुरुआत की। सिविल सेवा का भारतीयकरण मतलब भारतीय भी इसमें जाएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। डलहौजी ने क्या किया? प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट किया और उसमें पहला व्यक्ति जो भारतीय चुना गया था सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो टैगोर जी चुने गए थे। और उसके बाद भारतीय न आए तो 21 साल से घटाकर 19 साल कर दिया था लिट्टन ने। चलिए इन सब पर चर्चा आगे होगी, आगे बाकी गवर्नर जनरल के काल में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का काल सबसे लंबा है? जवाब दीजिए, दिमाग लगाइए, इसका सही जवाब होना चाहिए। चलिए वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली। फटाफट उत्तर दीजिए, किसका कार्यकाल सबसे लंबा है? ऑल इंडिया सिविल सर्विस के फादर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आजादी के बाद की बात है, यहाँ सिविल सेवा का जनक हो रहा है सीधा। यही दिक्कत है हम भारतीयों का कि चीजों को दिल से ज्यादा लेते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का काल सबसे लंबा है? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ए। चलिए तो वेलेजली का काल कितना है? 1798 से 1805, कितना साल हो गया? 5 2 7 साल। कॉर्नवालिस का काल है 1786 से 93, कितना हो गया? ये भी 7 साल। सर जॉन शोर का 1793 से 98, 6 साल। और ये है 1774 से 72 से 74, ये गवर्नर था। 74 से 85 तक, तो भी 11 साल। ठीक है, तो सबसे लंबा काल ए।
जो भी सही ए आंसर दिए हैं उनका सही आंसर है। 23 नंबर पे आइए, फटाफट अब खत्म होने वाला है, मात्र 3 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट के लिए आप लोग याद रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स से लॉर्ड विलियम बेंटिक तक करेंगे, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल खत्म हो जाएगा, फिर भारत का गवर्नर जनरल नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो चलिए, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, ये क्वेश्चन तो चर्चा हो चुकी है। 5 अक्टूबर 1805 गाजीपुर में किसकी मृत्यु हुई? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली। तो सही जवाब आ रहा है कॉर्नवालिस, बी बी बी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, अभी बाकी तीनों आसान से क्वेश्चन है, लगता है 20+ बहुत लोगों का हो जाएगा आज। चलिए, तो बी आंसर होगा, जिन जिन लोगों ने बी आंसर दिया, कॉर्नवालिस बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसने अस्थायी बंदोबस्त के निर्माण में भूमिका निभाई? ये तो मैक्सिमम लोगों का गलत होगा, मैं बता दे रहा हूं, पहले से बता दे रहा हूं। निम्नलिखित में से किसने अस्थायी बंदोबस्त के निर्माण में भूमिका निभाई? क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्ले अ रोल इन फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट? वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली। देखें आंसर, अभिमन्यु सिंह ई, पुंजश्री सी, बी, सी, ई, सबका अलग अलग आंसर है, बी, सी, ई, ए भी कुछ लोग दे रहे हैं, ये तो महान है भाई आप। वॉरेन हेस्टिंग्स अस्थायी बंदोबस्त कैसे आ गया? अस्थायी बंदोबस्त, चलिए मैक्सिमम लोगों का गलत आंसर आ रहा है, गलत आंसर आ रहा है, बी, सी, डी गलत आंसर है। जिन जिन लोगों ने ई आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। मैंने बताया था कॉर्नवालिस के समय में 2 व्यक्ति थे, कॉर्नवालिस के समय में 2 व्यक्ति है, एक है सर जॉन शोर, एक जेम्स ग्रांट, और दूसरा है सर जॉन शोर। 2 व्यक्ति है। शोर क्या कहते हैं कि ये इसको 10 वर्ष के लिए, मतलब जमींदार भूस्वामी होना चाहिए, जमींदार भूस्वामी होना चाहिए, और इसको 10 वर्ष के लिए लागू करना चाहिए, 10-10 वर्ष के लिए। जेम्स ग्रांट कहता है कि जमींदार जो होना चाहिए वो कलेक्टर होना चाहिए, राजस्व संग्रहकर्ता होना चाहिए, और इसको परमानेंट लागू करना चाहिए, अस्थायी लागू करना चाहिए। तो शुरू में तो सर जॉन शोर की बात को मान लिया गया, लेकिन बाद में सर जॉन शोर के एक बात को माना गया भूस्वामी, और इसके एक बात को माना गया अस्थायी। यानी कि अस्थायी बंदोबस्त के निर्माण में जेम्स ग्रांट की भूमिका है, सर जॉन शोर की भूमिका है, कॉर्नवालिस की भूमिका है। तो जिन जिन लोगों ने ई आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया, और केवल बी नहीं होगा, बी और सी दोनों होगा। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने आत्महत्या कर ली थी? चलिए, ये आसान सा क्वेश्चन, पिछले क्लास में इस पे चर्चा हुई है। सही जवाब देते हैं कितने लोग? ए में है वॉरेन हेस्टिंग्स, बी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी में सर जॉन शोर, डी में है वेलेस्ली। और नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक मैं बता दे रहा हूं, कल जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी, उसमें आप लोगों को क्या क्या करना है। एक तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से लेकर लॉर्ड विलियम बेंटिक तक, 1813 से लेकर के 1835 तक हम लोग करेंगे। चलिए, मैक्सिमम लोगों का सही आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। तो जो लोग भी ए आंसर दे रहे हैं, सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ने आत्महत्या कर ली थी। तो हालांकि जो भी कारण रहा हो, उसने काफी ईमानदारी से काम किया था, और जब इंग्लैंड गया था तो इसके ऊपर मुकदमा चला, और मुकदमा चला, हालांकि मुकदमा में बरी हो गया था, लेकिन फिर इसने सुसाइड कर लिया था। चलिए, कितना सही हुआ बताइए। अंशु कुमारी 21, बिल्कुल, बहुत अच्छा। राहुल राणा 24, ये तो एक्सेलेंट है। सोनम शुक्ला 23, एक्सेलेंट। संजीव आर्या 20, चलिए बिल्कुल बहुत अच्छा है। मैक्सिमम लोगों का 20+ है, और जो जिनका 15 या 15 से कम है तो उनको थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है।
और यहाँ काफी डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स भी हमारा साथ में चल रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये 14-15 अप्रैल तक आपका मॉडर्न इंडिया का सेक्शन खत्म हो जाए, और अभी गवर्नर जनरल वाला सेक्शन 2-3 दिन चलेगी। तो इसमें लॉर्ड माउंटबेटन तक खत्म करने के बाद फिर हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे, 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। तो एक एक चीज को करना, तो पहले गवर्नर जनरल के थ्रू इंपॉर्टेंट सेक्शन, जैसे अस्थायी बंदोबस्त आज हम लोगों ने किया, वेलेजली का किया, सहायक संधि, तो वैसे ही नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पिंडारियों का अंत करेंगे। फिर जो लॉर्ड विलियम बेंटिक का काल है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का काल बहुत ही इंपॉर्टेंट काल है, भारत में जो सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए, तो बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।